वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तथागत कोचिंग। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट है आपकी स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की में हम लोगों को स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है और पहला चैप्टर भी है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आपकी जिज्ञासा होगी कि आवेश होते क्या हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं यही बताता हूँ आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को या अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकती है, अर्थात वह अन्य वस्तु पर बल लगा सकती है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, जब आप सूखे बालों पर कंघा करते हैं तो कंघा एवं बाल दोनों के पास एक विशेष गुण आ जाता है। कंघे के पास ये गुण आता है कि कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है एवं बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये जो गुण आ जाता है यही विद्युत आवेश है। हम ये कहेंगे कि कंघा एवं हमारे बाल दोनों ही आवेशित हो गए थे। तो ये विद्युत आवेश होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम ऊनी गलीचे पर रबड़ के तली वाले जूते पहनकर चलें तो हमारी जो बॉडी है वो आवेशित हो उठती है। और अगर ऐसी स्थिति में किसी धातु को अगर हम स्पर्श कर लें तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्क होता है और हमें झटका लगता है। तो ये जो परिघटनाएं हैं ये स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के कारण घटित होती हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं घटती हैं क्योंकि स्थिर आवेशों के मध्य में एक बल कार्य करता है। वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण किसी भी प्रकृति का हो सकता है। हमें इन्हीं स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है। मैं इसका कुछ इतिहास बताता हूँ। मानव जाति हजारों वर्षों से ही विद्युत के प्रवाहों से परिचित रही है और ये कहना असंभव है कि विद्युत की खोज कब हुई है। परंतु अभिलेखों से ये पता चलता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व में ही यूनानियों को एम्बर नाम का एक पदार्थ है, एम्बर नामक पदार्थ के आकर्षण गुणों का ज्ञान था। मिलेटस के निवासी थेल्स ने, मिलेटस के निवासी थे थेल्स, इन्होंने ये खोजा कि अगर हम एम्बर को, ये पदार्थ है, इसको कपड़े पर जोर से रगड़ें तो जो कपड़ा एवं जो एम्बर पदार्थ है वो पदार्थ धातु की खुरचनों को अथवा पक्षियों के पंखों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, घास के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है एवं उन्हें उठा सकता है। यूनान में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन KTRY, और इसी से इलेक्ट्रॉन शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आसमानी बिजली विद्युत प्रवाह का एक अन्य उदाहरण है। आसमानी बिजली एवं एम्बर के गुणों के संबंध में लगभग 16वीं शताब्दी तक कोई प्रगति नहीं हुई थी, परंतु 17वीं शताब्दी में 1752 में उत्तरी अमेरिका के एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रीशियन बेंजामिन फ्रैंकलिन
में प्रयोग किया और ये सिद्ध किया कि आसमान में जो बिजली चमकती है, आसमान में जो स्पार्क होता है, वो वही विद्युत है जो एम्बर को कपड़े पर रगड़ने पर विद्युत प्राप्त होती है। उनका प्रयोग बहुत प्रसिद्ध प्रयोग सिद्ध हुआ और वो प्रयोग था पतंग का प्रयोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग को आसमान में उड़ाया जहां स्पार्क हो रहा था, जहां चमक उत्पन्न हो रही थी, वहां तक पतंग पहुंची। फिर जब पतंग वहां पहुंची तो उन्होंने धागे को स्पर्श करके देखा, कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। फिर उन्होंने अगली बार जब पतंग को उड़ाया तो पतंग में एक धातु की लोहे की चाबी को बांध दिया। पतंग फिर से उस बिजली चमकती हुई बिजली के पास जब पहुंची तो उन्होंने फिर से स्पर्श करके देखा, फिर से कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। अचानक उसी समय बारिश प्रारंभ हो गई और वो धागा गीला हो गया। जब वो धागा गीला हो गया तब उन्होंने जब उस धागे को स्पर्श किया तो एक चमक उत्पन्न हुई और उन्हें झटका लगा। और दुनिया का पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बिजली का झटका लगा और वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जो विद्युत एम्बर को कपड़े पर रगड़ने पर प्राप्त होती है, स्थिर विद्युत, वही विद्युत आसमान में निश्चित रूप से दो बादलों के रगड़ने से उत्पन्न होती है। और जब दो आवेशित बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर ये चमक उत्पन्न होती है, ये स्पार्क होता है। और यही विद्युत है जो एम्बर को कपड़े से रगड़ने पर अथवा कांच को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था। फ्रैंकलिन से पहले 1733 में फ्रांस के सम्राट के उद्यान निरीक्षक, फ्रांस के सम्राट के उद्यान के निरीक्षक चार्ल्स फ्रांकोए ड्यूफे, चार्ल्स फ्रांकोए ड्यूफे चार्ल्स फ्रांकोए ड्यूफे ने ये जो वस्तुओं को रगड़कर विद्युत प्राप्त होती थी, इसके दो प्रकार बताए। उन्होंने कहा ये दो प्रकार की विद्युत होती है। पहला उन्होंने टाइप बताया विट्रियस विद्युत, विट्रियस विद्युत। ये वो विद्युत थी जो कांच को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त होती थी। कांच को रेशम से रगड़ने पर जो विद्युत प्राप्त होती थी उसको उन्होंने विट्रियस विद्युत कहा। एवं दूसरा टाइप उन्होंने विद्युत का बताया रेजिनियस विद्युत, रेजिनियस विद्युत। ये वो विद्युत थी जो एम्बर को फर से या फलानेन से, फलानेन, एम्बर को फर या फलानेन से रगड़ने पर जो विद्युत प्राप्त होती थी उसे रेजिनियस विद्युत कहा गया। ये जो कांच होता है इसको लैटिन भाषा में विट्रियम बोलते हैं, इसीलिए इस विद्युत का नाम विट्रियस विद्युत रखा गया। जो रेजिनियस विद्युत थी वो एम्बर को फर या फलानेन से रगड़ने पर प्राप्त विद्युत को रेजिनियस विद्युत कहा।
ये डिवाइडेशन चार्ल्स फ्रांकोए ड्यूफे का था। इन्होंने ये प्रयोग किया था कि यदि हम कांच को रेशम से रगड़कर दो छड़ें, कांच की जो दो छड़ें प्राप्त करें, उनको पास पास लाएं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। साथ ही यदि एम्बर को फर या फलानेन से रगड़कर दो छड़ों को पास पास लाएं, एम्बर की दो छड़ों को पास पास लाएं, तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। परंतु कांच को रेशम से रगड़कर कांच की छड़ एवं एम्बर को फर से रगड़कर एम्बर की छड़ को पास पास लाएं तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिससे ये सिद्ध हुआ कि जो विद्युत है वो दो प्रकार की है। ये एक प्रकार की विद्युत थी, ये दूसरे प्रकार की विद्युत थी। अगर इसी प्रकार के आवेश को, कांच की इसी छड़ को जो रेशम से रगड़ी गई हैं दो छड़ों को पास पास लाए तो प्रतिकर्षित करती थी। समान आवेश सिद्ध हुआ कि यहाँ समान आवेश था तो प्रतिकर्षण था। यहाँ विपरीत समान आवेश था, एम्बर की दो छड़ें, तो भी प्रतिकर्षण था। एक कांच की छड़ और एक एम्बर की छड़ जब लाए तो आकर्षण बल था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। इसके बाद जब फ्रैंकलिन आए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने भी आवेश के दो प्रकार बताए। उन्होंने आवेश के दो प्रकार बताए, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। हमारा जो आज का नॉलेज है, जो वर्तमान का नॉलेज है, उसमें हम आवेश के ही दो प्रकार पढ़ते हैं, एक धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। तो वर्तमान में हमारा नॉलेज ये कहता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उस पर धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होता है। हर एक पदार्थ के परमाणु में जितने धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं उतने ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नेट आवेश शून्य हो जाता है दोनों को जोड़ने पर। जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो नेट आवेश जो होता है वो शून्य हो जाता है। अतः पदार्थ के पास कोई ऐसा गुण नहीं होता है कि वो अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले। जब हम किसी विशेष विधि के द्वारा उसको आवेशित करते हैं, अर्थात उसका धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश कम ज्यादा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो धनावेशित हो जाता है। अगर जैसे हम कंघी को बालों पर जब रगड़ते हैं या कांच को रेशम पर जब रगड़ते हैं, तो कांच जो होता है वो रेशम को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब कांच रेशम को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होने का अर्थ ये हुआ कि उसकी धन विद्युता बढ़ेगी, ऋण विद्युता कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब धन विद्युता बढ़ जाती है तो जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है, एवं जब रेशम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर ऋणात्मक आवेश बढ़ जाता है। ऋणात्मक आवेश बढ़ने से ऋण विद्युता बढ़ जाती है एवं रेशम का जो कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहां से ये समझ में आया कि जो सजातीय आवेश होंगे उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, अर्थात प्लस प्लस हो प्रतिकर्षण होगा, और माइनस माइनस हो आवेश तो भी प्रतिकर्षण होगा। इनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। परंतु विजातीय आवेश हो, विजातीय आवेश जैसे एक हो धन दूसरा हो ऋण, तो इनमें आकर्षण होगा, और एक पहला ऋण हो दूसरा धन हो तो भी आकर्षण होगा। तो ये रिजल्ट आया कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये हमारा वर्तमान का नॉलेज है।
अब हमें इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है, और वो ये है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण उन दोनों के आवेशन को प्रमाणित नहीं करता है। किसी वस्तु के आवेशित होने को का प्रमाण केवल और केवल प्रतिकर्षण के द्वारा ही संभव है। प्रतिकर्षण ही आवेश को प्रमाणित कर सकता है। आकर्षण से आवेश का प्रमाण संभव नहीं होता है। ये बात मैं आपको एक प्रयोग के द्वारा समझाता हूं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, केवल प्रतिकर्षण से ही यह प्रमाणित किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है। आवेश का प्रमाण केवल प्रतिकर्षण से ही संभव है। समझते हैं इस प्रयोग के द्वारा इस बात को। मैंने इस फर्स्ट फिगर में एक अनावेशित गुटका को नायलॉन के धागे के द्वारा दृढ़ आधार से बांधकर लटका दिया। उसके बाद यहाँ एक एवोनाइट की छड़ को लाए जो ऋणात्मक आवेशित होती है। तो ये देखा गया कि ये जो गुटका है जो अनावेशित था, कोई आवेश नहीं था, वो एवोनाइट की तरफ आकर्षित होकर यहाँ आ गया। ये आकर्षण पहले केस में आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो सेकंड केस है उसमें प्रयोग को दोहराया गया। दृढ़ आधार से नायलॉन के धागे से उसी अनावेशित गुटके को पुनः लटकाया गया एवं यहाँ कांच की छड़ को पास में रखा गया। तब भी वही देखने को मिला कि ये जो अनावेशित गुटका है वो आकर्षित होकर कांच की छड़ के पास आ गया। तीसरा प्रयोग जो है थर्ड केस, इसमें अब की बार ऋणावेशित गुटका लिया गया, यहाँ धागा से लटका दिया गया। यहाँ कांच की छड़ है, ये धनावेशित कांच की छड़। तो देखा गया कि फिर से आकर्षण है, अर्थात ये गुटका ऋणावेशित गुटका कांच की छड़ की ओर आकर्षित होकर के आ गया। परंतु यहाँ गुटका के आवेश का प्रमाण नहीं है। यहाँ ये प्रमाणित नहीं होता है कि गुटका आवेशित है, क्योंकि कांच के साथ जो व्यवहार अनावेशित गुटका ने किया वही व्यवहार ऋणावेशित गुटका ने किया। तो अगर कहीं आकर्षण हो रहा है तो हो सकता है कि गुटका अनावेशित रहा हो, कांच धनावेशित रहा हो, आकर्षण हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है गुटका ऋणावेशित हो, कांच धनावेशित हो और आकर्षण हुआ हो। तो फिर ये बात सिद्ध हो गई कि अगर कांच किसी गुटका को आकर्षित कर रहा है तो ये प्रमाणित नहीं हुआ कि वो जो गुटका है वो आवेशित है, क्योंकि ऐसा अनावेशित में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ आकर्षण में गुटका के आवेश का कोई प्रमाण नहीं है। तो आप देख रहे हैं आकर्षण यहाँ भी है, आकर्षण यहाँ भी है, आकर्षण यहाँ भी है। यहाँ जब आकर्षण हुआ, जब ऋणावेशित गुटका लिया था, तब आवेश का प्रमाण सत्यापित नहीं हुआ। यहाँ पहुंचते हैं फोर्थ केस में। अब की बार इस धागे से ऋणावेशित गुटका को लटकाया, पास में एवोनाइट की जो ऋणात्मक आवेशित छड़ होती है उसको लेकर गए। एवोनाइट की पास में ऋणात्मक आवेशित एवोनाइट की छड़ को लेकर गए तो ये देखने को मिला ये गुटका छड़ के पास नहीं आया, दूर चला गया, यहाँ पहुंच गया, अर्थात प्रतिकर्षण हुआ। छड़ और गुटके में प्रतिकर्षण हुआ। तो जब इसमें प्रतिकर्षण हुआ तब ये सिद्ध हो गया कि ये गुटका ऋणात्मक आवेशित था, क्योंकि एवोनाइट ऋणात्मक आवेशित है तो फिर निश्चित रूप से गुटका भी ऋणात्मक आवेशित रहा होगा, तभी इनमें प्रतिकर्षण संभव है। और इस प्रतिकर्षण ने गुटिका एवं एवोनाइट
पर समान आवेश प्रमाणित कर दिया। ये प्रतिकर्षण गुटिका एवं एवोनाइट पर समान आवेश प्रमाणित करता है। तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी समझ में आई कि केवल प्रतिकर्षण से ही प्रमाणित किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में ये समझा कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, एवं ये समझा, ये जाना कि आकर्षण किसी वस्तु के आवेशित होने को प्रमाणित नहीं करता है। आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक था, इसमें बेसिक नॉलेज देनी थी। ये सब बातें पढ़ने के लिए आपको दोबारा किसी क्लास में नहीं मिलेंगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करते हुए यहाँ सभी बातों को बताया। और ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया, इसका एक पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग एक अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं एवं वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे फिजिक्स के।